पागल डायनासोर वर्सेस जादुई गोरिल्ला। रायपुर शहर में आशीष नाम का एक जूलॉजी एक्सपर्ट रहता था। आशीष का इस क्षेत्र में बहुत नाम था। आशीष अपने जैसे ही अपने बेटे योगेश को भी जूलॉजी एक्सपर्ट बनाना चाहता था, लेकिन योगेश जूलॉजी को ना चुनकर आर्कियोलॉजिस्ट बन जाता है, जिस वजह से आशीष कभी कभी अपने बेटे को ताने मारता था। एक दिन की बात है। अरे वो मजदूर, आज कहाँ जा रहा है खुदाई करने? क्या पापा, आप भी ना जब देखो तब ताने मारते रहते हो। मुझे नहीं पसंद था जूलॉजी, मुझे आर्कियोलॉजिस्ट बनना था, सो मैं बन गया। अरे ठीक है, सुन, हमें अगले हफ्ते अपने पुराने गांव जाना है। पापा आप दोनों चले जाओ, मैं क्या करूंगा वहां, वैसे भी बोर होते रहता हूँ गांव में। ठीक है, फिर जो तूने कार पसंद की है ना, उसको तो भूल ही जा। आप भी ना पापा हमेशा ब्लैकमेल करते रहते हो, और करूंगा क्या वहां जाकर। अबे गधे, हमारे गांव के बाहर जो आम का बगीचा है ना, वहां पर मैंने कई बार पुरातत्व विभाग वालों को कुछ खुदाई करते हुए देखा है। जाके देख वहां, क्या पता कुछ मिल जाए तुझे। ये सुनते ही योगेश गांव जाने के लिए तैयार हो जाता है। आशीष अपनी पत्नी माया और बेटे योगेश के साथ गांव चला जाता है। दूसरे दिन योगेश उस जगह की जांच करने निकलते रहता है। तभी माया कहती है, एक दिन भी तुम लोग आराम से नहीं रह सकते क्या? बस काम काम काम। उनको देखो, वो भी सुबह से पता नहीं नीचे वाले लैब में कौन सा काम कर रहे हैं। वाह, मुझे छुट्टी बोल के खुद काम करने लग गए। कसम से पापा भी ना अलग ही किस्म के आदमी है। फिर योगेश उस खुदाई वाली जगह देखने चला जाता है। दूसरे दिन से ही योगेश वहां खुदाई का काम शुरू करता है। खुदाई करते वक्त उसे वहां कुछ दिखाई देता है। तब योगेश कहता है, अरे ये तो किसी जानवर की हड्डी है, इसे पापा को दिखाता हूँ, वही बता पाएंगे ये किसकी हड्डी है। तब योगेश घर आकर आशीष को वो हड्डी दिखाता है और उसके बारे में पूछता है। तब उस हड्डी को देखकर आशीष कहता है, क्यों बेटा, आखिर पड़ गई ना बाप की जरूरत? चल लाओ, मैं अभी जांच करके बताता हूँ। अरे पापा यार बताओ ना, तमाशा क्यों कर रहे हो? आशीष बहुत समय तक उस हड्डी की अच्छे से जांच करता है। तब उसे पता चलता है कि वो डायनासोर की हड्डी है। यह सुनकर योगेश कहता है, लेकिन ये यहाँ कैसे आई? मुझे वहां और खुदाई करनी चाहिए, शायद कुछ और मिल जाए। योगेश फिर से खुदाई की जगह चला जाता है। आशीष इधर और अच्छे से जांच करता रहता है। तब उसे पता चलता है कि उसमें से डायनासोर का डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तब आशीष मन ही मन सोचता है, अरे वाह, इसका डीएनए एक्सट्रैक्ट करके इससे नया डायनासोर बनाया जा सकता है। लेकिन जब तक मैं इससे डायनासोर ना बना लूं, किसी को बताना ठीक नहीं है, यहाँ तक कि योगेश को भी। कुछ दिनों में आशीष अपने लैब में डायनासोर की हड्डी से डीएनए एक्सट्रैक्ट करके उससे एक डायनासोर बनाता है और अपने बेटे को बुलाता है। योगेश जैसे ही डायनासोर को देखता है, वो हैरान हो जाता है। अरे वाह पापा, ये कहाँ से आया? ये तो हजारों साल पहले विलुप्त हो गए थे। अरे जो तुमने मुझे हड्डी लाकर दी थी ना, उसी से मैंने डीएनए एक्सट्रैक्ट करके बनाया हूँ इसे। इसको जब मैं लोगों के सामने लेकर जाऊंगा तो सोचो मेरा कितना नाम होगा। ये सोचकर दोनों वहां से चले जाते हैं और जब दोनों दूसरे दिन देखते हैं तो वो डायनासोर और भी बड़ा हो चुका रहता है। तब योगेश कहता है, अरे पापा देखो, ये एक दिन में ही कितना बड़ा हो गया, लेकिन ये कैसे संभव है? अरे हाँ, इसके डीएनए में कुछ कमी थी, तो मैंने कुछ और जीवों के डीएनए इसमें मिलाए, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इतने जल्दी बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही वो कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। तब योगेश को डर लगने लगता है और वो आशीष से कहता है, पापा हमें इसको यहाँ से निकालना होगा, नहीं तो ये पूरे लैब को तबाह कर देगा। इस तरह दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वो डायनासोर अचानक हमला कर देता है और लैब को तबाह करने लगता है, जिसे देख दोनों वहां से भागते हैं। फिर वो डायनासोर लैब को तोड़कर गांव की तरफ चला जाता है। पापा जल्दी कुछ करो, नहीं तो बेचारे गांव वालों को मार डालेगा ये। वो दोनों डायनासोर के पीछे भागते हैं। डायनासोर गांव में घुसते ही तोड़फोड़ करना चालू कर देता है और जानवरों को खाने लगता है। डायनासोर बहुत समय तक गांव में घूमता रहता है। फिर वो जंगल की तरफ चला जाता है। पापा हमें कुछ करना चाहिए, क्यों ना इसकी खबर हम सरकार को दे दे। अरे पागल हो गया है क्या?
अगर ये बात बाहर निकली तो मेरी नौकरी जाएगी और मेरा नाम जो इतने सालों में मैंने कमाया है वो भी बर्बाद हो जाएगा। सबसे पहले गांव वालों से बात करते हैं। आशीष और योगेश गांव वालों से मिलने जाते हैं, जहां कुछ लोग डर के मारे इकट्ठा होकर बात कर रहे थे। वहां जाते ही आशीष गांव वालों से कहता है, आप सब ठीक है ना? उस डायनासोर ने किसी का कुछ नुकसान तो नहीं किया है ना? तभी गांव के सरपंच कहते हैं, आशीष भाई, अब तक किसी की जान तो नहीं गई, पर गांव में बहुत नुकसान हो चुका है। लेकिन ये डायनासोर आखिर आया कहां से? ये तो हजारों साल पहले ही मारे गए थे ना। सरपंच जी, ये सब मेरी गलती है, मैंने ही उसे बनाया था। मुझे नहीं पता था वो इस तरह पागल हो जाएगा। क्या ये सब तुमने किया है? तुम्हें तो पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। अबे कालू चुप कर, पता है ना तू किससे बात कर रहा है? इन्होंने हमारे गांव का नाम कितना रोशन किया है और गांव के लिए कितना कुछ किया है। आशीष भाई, हम सब इस बात को बाहर नहीं जाने देंगे जिससे आपका नाम खराब हो, पर इस आई हुई समस्या को दूर भी तो करना होगा। इस तरह सभी परेशान थे तो उधर जंगल में पागल डायनासोर जंगली जानवरों को मार रहा था, जंगल तबाह कर रहा था। डायनासोर की इस उधम की वजह से जंगल में तपस्या कर रहे साधु बाबा परेशान हो जाते हैं। वो तपस्या से बाहर आते हैं और पागल डायनासोर को देखकर चकित हो जाते हैं। साधु बाबा भी डर के मारे गांव में आते हैं। तब जाकर उन्हें डायनासोर की सच्चाई पता चलती है। वो सारे बात कर ही रहे थे कि तभी वहां जंगल से एक गोरिल्ला भागते हुए आता है, जिसे देखकर योगेश कहता है, अरे ये गोरिल्ला भी अब हम पर हमला करेगा, भाग जाओ सभी। गोरिल्ला को देखकर सभी भागने लगते हैं। तभी साधु बाबा कहते हैं, रुक जाओ, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। अब ये गोरिल्ला ही हमें डायनासोर से बचा सकता है। तब साधु बाबा आंखें बंद करके कुछ मंत्र बुदबुदाते हैं और जैसे ही गोरिल्ला पास आता है उस पर वो मंत्र फूंक देते हैं। तब अचानक गोरिल्ला एक जादुई पावरफुल गोरिल्ला बन जाता है। जादुई गोरिल्ला वापस जंगल चला जाता है और डायनासोर को देखते ही उस पर हमला कर देता है। फिर दोनों में बहुत ही घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। डायनासोर पहले से और भी खतरनाक हो गया था। उसके ऊपर गोरिल्ला के वार का ज्यादा असर नहीं हो रहा था। तब योगेश कहता है, पापा, आपने कितना खतरनाक डायनासोर बनाया, देखिए इस पर तो गोरिल्ला के वार का कुछ असर ही नहीं हो रहा। अरे तू रुकेगा भी? आगे देखते जा क्या होता है। ये जादुई गोरिल्ला है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। गोरिल्ला को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करता है और आखिरकार बहुत समय की लड़ाई के बाद वो डायनासोर थक जाता है। और फिर गोरिल्ला उसे मार डालता है। फिर सभी बाबा का धन्यवाद करते हैं। साधु बाबा वापस जंगल अपनी तपस्या में लग जाते हैं। इधर आशीष सबसे माफी मांगते हुए कहता है, आज के बाद मैं ऐसा एक्सपेरिमेंट कभी नहीं करूंगा जिससे लोगों की जान का नुकसान हो। सब कुछ ठीक हो जाने पर सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जायंट मैजिकल मैंगो ट्रक। रामपुर नामक एक गांव था जहां की जमीन बहुत उपजाऊ थी। वहां के सभी लोग अलग अलग प्रकार के फलों और सब्जियों का खेती करते थे। उसी गांव में अशोक नाम का एक आदमी रहता था जिसके पास आम के बागान थे। उसके बागान में बहुत मीठे मीठे आम के फल लगते थे। हर सीजन की तरह इस सीजन में भी सभी लोग अलग अलग खेती के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन पता नहीं इस बार कितना बीज और खाद पानी डालने के बावजूद भी फसल ही नहीं लग रही थी। और धीरे धीरे उस गांव का और आसपास के गांव की मिट्टी काला होना चालू हो गया था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है। लोगों ने अपने अपने खेतों का मिट्टी टेस्ट भी कराया, लेकिन वैज्ञानिकों को पता ही नहीं चल रहा था कि खेतों में फसल क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन अशोक अपने बागान में घूम रहा था। तभी उसको एक पेड़ में 2-4 आम फले हुए दिखे। अशोक उसे तुरंत तोड़ता है। क्या हो गया है? फसल ही नहीं हुआ है, अब मैं क्या करूंगा? और ये 4 आम फले हैं,
इसका मैं क्या करूं? इसे माता रानी के मंदिर में चढ़ा देता हूं, क्या पता उनकी कोई कृपा बरसे मुझ पे। ऐसा सोचकर अशोक आम को ले जाकर मंदिर में चढ़ा देता है और भक्त माता से प्रार्थना करता है कि ये सभी समस्याओं को दूर करें। उसकी सभी बातों को वहां का बैठा हुआ पंडित सुन रहा था। क्या हुआ अशोक, बहुत परेशान लग रहे हो? क्या बताऊं पंडित जी, इस साल किसी का फसल नहीं हो रहा है। पता नहीं हमारी इतनी उपजाऊ जमीन को क्या हो गया है, किसी का फसल ही नहीं हो रहा। अच्छा, मैं तुमको एक भभूत देता हूं जो मुझे एक योगी ने दिया था। इसे पानी में मिलाना और गांव के सभी खेतों में इसे छिड़कना, फिर मुझे बताना। अशोक पंडित जी के पास से भभूत ले जाकर गांव के सभी खेतों में डालते जाता है। तभी अचानक एक जगह जैसे ही भभूत वाला पानी पड़ा, वह जगह अपने आप ही बहुत गर्म होने लगा और धीरे धीरे करके वहां से धुआं उठने लगा। यह सब देखकर सभी डर गए। तभी अचानक उस जगह से एक बहुत बड़ा पत्थर बाहर निकला जो चमक रहा था। लोग उसे देखकर बहुत हैरान हो गए और जैसे ही लोगों ने छुआ, सभी के सभी को इतने जोरों का झटका लगा कि सब दूर जाकर गिरे। हे भगवान, ये क्या है? बड़ा अजीब सा पत्थर है, या मेरा तो कमर ही टूट गया। अशोक भाई, ये अजीब सा पत्थर कैसे निकला? पता नहीं यार, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मुझे तो ये कोई शैतानी पत्थर लगता है। चलो पंडित के पास चलते हैं, वही कोई उपाय बताएंगे। सभी पंडित के पास जाते हैं और उसे लेकर वहीं उसी स्थान पर आते हैं। पंडित उसे देखकर समझ जाता है कि जरूर कोई गड़बड़ है और पंडित जी वहां पर बैठकर पूजा करते हैं। तभी उस पत्थर से और तेज रोशनी निकलना चालू हो जाता है और उसके अंदर से 4 बड़े बड़े अजीब से जानवर निकलते हैं और लोगों को मारने के लिए दौड़ते हैं। सभी के सभी वहां से अपनी जान बचाकर मंदिर के पास रुकते हैं। पंडित जी, देखा क्या हुआ उस पत्थर के पास जाने से? अब आप ही कुछ बताइए। मुझे समझ आ गया है कि वो क्या है। वो सदियों से पड़ा हुआ एक शैतानी पत्थर है जिसका पहले के शैतान लोग पूजा करते थे। उसके अंदर बहुत शक्ति है। अगर जल्दी ही उसका कुछ नहीं किया गया तो वह पूरी धरती को बंजर बना देगा। लेकिन पंडित जी, आप जब बोल रहे हो कि वो इतने सालों से दबा हुआ था, तो अचानक अभी ही क्यों निकला? क्योंकि अभी 2 दिन बाद अमावस्या है और ये कोई ऐसा वैसा अमावस्या नहीं है। ये हजारों साल के बाद हो रहा है। मुझे लगता है कि वो इस अमावस्या का ही इंतजार कर रहा था। अब जब वो नजदीक आ गया है तो पत्थर अपने आप बाहर आ गया। पंडित जी, इसका कोई समाधान बताइए, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे? आप लोग मुझे 1 दिन का समय दीजिए। मैं आज रात को माता रानी का पूजा करके कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकाल लूंगा। उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और पंडित वहां पर बैठकर हवन करता है। दूसरे दिन सभी लोग वहां पर वापस आ जाते हैं। मैंने पता लगा लिया है कि आप लोगों को कहां जाना है और उस शैतानी पत्थर को कैसे खत्म करना है। पंडित जी, जल्दी बताइए, हम कैसे उसको खत्म करें? क्योंकि ऐसा चलता रहा तो पूरी धरती बर्बाद हो जाएगी। मैं तुमको एक जगह बताता हूँ, वहां तुमको जाना पड़ेगा और वहां से एक शस्त्र लेकर आना है जो दैविक शस्त्र है। उस शस्त्र के जरिए इस शैतान को पहले भी हराया जा चुका है, लेकिन उस जगह तुम ऐसे ही नहीं जा सकते। वहां जाने के लिए तुम दैविक शक्ति से बना हुआ वाहन में ही जा सकते हो। तो पंडित जी, जल्दी बना दीजिए। फिर पंडित वहां पर बैठकर एक मंत्र पढ़ता है और अशोक को चढ़ाया हुआ आम का फल जो वहां रखा हुआ था, वह अपने आप जादू से उड़ने लगता है और सड़क पर आकर वह एक बहुत बड़े ट्रक में बदल जाता है। तुम लोग इस ट्रक में बैठ जाओ, यह ट्रक अपने आप ही उस जगह पर ले जाएगा। फिर वहां से तुम शस्त्र को उठाकर ले आना। अशोक और 2 लोग उस ट्रक में बैठ जाते हैं और उस ट्रक से उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर वह शस्त्र रखा हुआ था। देखो अशोक भाई, वो जगह जहां पर वो शस्त्र रखा हुआ है। लेकिन देखो,
वहां पर कोई अजीब से जानवर भी बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि वो शस्त्र का रक्षा करते हैं। हाँ, इस बारे में तो पंडित जी ने हमको कुछ भी नहीं बताया। अब हम क्या करें? अरे अशोक भाई, आप ये भूल गए। पंडित जी ने बोला था कि ये एक दैविक शक्तियों से युक्त ट्रक है। हमें इसके अंदर बैठकर वहां पर जाना चाहिए। तुम लोग सही कह रहे हो। सभी लोग उस ट्रक में बैठ जाते हैं। उसके बाद उस जगह पर पहुंचते हैं। तभी जानवर जो बैठे हुए थे अचानक ट्रक पर हमला चालू कर देते हैं। लेकिन वह दैविक शक्ति से युक्त ट्रक होने के कारण कुछ ही देर में उन दोनों जानवरों को बिजली के झटके से खत्म कर देता है। फिर अशोक और दोनों लोग जाकर उस जगह से उठाकर ले आते हैं और अपने ट्रक में बैठकर वापस गांव चले आते हैं और उस शस्त्र को पंडित जी को दिखाते हैं। पंडित जी, ये रहा वो शस्त्र जिसकी आप बात कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें शस्त्र को चलाएंगे कैसे, वो भी इतने खतरनाक जानवर के रहते हुए। हम पहले कुछ कर सके इससे पहले वो हमको ही मार डालेंगे। तुम लोग इसकी चिंता मत करो। इस शस्त्र को अपने उस जादुई आम वाले ट्रक पर लगा दो और उसके अंदर बैठकर उसी स्थान पर पहुंच जाओ। बाकी ये सब काम अपने आप ही कर लेगा। अशोक और मोहन शस्त्र को आम वाले ट्रक में लगा देते हैं। और फिर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वह शैतानी पत्थर था। जैसे ही अशोक का ट्रक वहां पर आता है, वह शैतानी जानवर उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसे देख अंदर बैठे लोग बोलते हैं, अशोक भाई, आपको डर नहीं लग रहा? जल्दी कुछ करो, नहीं तो ये शैतानी जानवर हमें ही मार डालेंगे। अबे डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है समझ ही नहीं आ रहा। सभी जानवर बैक टू बैक ट्रक पर हमला कर रहे थे। तभी अशोक माँ दुर्गा का आह्वान करता है कि हे माँ, हमें इन शैतानों से बचाइए। फिर वह शस्त्र बहुत तेजी से उन सभी चारों जानवरों पर हमला कर देता है। उससे बहुत तेज बिजली के झटके अपने आप बहुत तेजी से निकलते हैं, जिससे धीरे धीरे करके वह एक एक जानवर मारे जाते हैं। और फिर अशोक ट्रक को ले जाकर उस शैतानी पत्थर के पास चला जाता है। फिर वह शस्त्र से उस शैतानी पत्थर में भी हमला करते हैं और कुछ ही देर में उस शैतानी पत्थर में बहुत जोर का ब्लास्ट होता है और वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं और उस ट्रक में जाकर पंडित जी के पास पहुंचते हैं। उनको सभी बातें बताते हैं। पंडित जी, हमने इस जादुई ट्रक और शस्त्र से हमने शैतानी पत्थर को तबाह कर दिया। पंडित जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, वह शैतानी पत्थर अभी के लिए तो चला गया, लेकिन वो तबाह नहीं हुआ, वो फिर वापस लौट के आएगा। तब तक ये शस्त्र और इस ट्रक को मैं यहीं अंदर में रख देता हूँ। कभी आए तो इसके माध्यम से उसको हराया जा सकता है। सभी लोग पंडित जी का धन्यवाद करते हैं और माता की आरती करते हैं। और फिर उसके बाद उस गांव में फिर से फसल खिलखिलाने लगता है, जिससे सभी लोग बहुत खुश हो गए। लेकिन लोगों के मन में अभी भी यह डर बना हुआ था कि पता नहीं वह शैतानी पत्थर फिर वापस कब आ जाए। ट्रैक्टर वाला जॉइंट फायर ट्रक। अभयपुर में दो दोस्त रहते थे, सरजू और बिरजू। दोनों की बहुत पक्की दोस्ती थी। सरजू के पास एक ट्रैक्टर और बिरजू के पास एक फायर ट्रक था। दोनों मिलजुल कर काम करते थे। एक दिन सरजू किसी काम से दूसरे गांव जा रहा होता है। तभी उसके ट्रैक्टर का ब्रेक फेल हो जाता है और सरजू बहुत घबरा जाता है। अरे 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 अरे, ये क्या हो गया? ब्रेक फेल हो गया। अब मैं क्या करूं? भगवान बचा ले। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ी दीवार आ जाती है। अरे अरे, इस दीवार को अभी बना था जब ब्रेक फेल हुआ है। अब तो नीचे जंप भी नहीं कर सकता। ट्रैक्टर बहुत तेज है। हे भगवान बचा ले। जैसे ही ट्रैक्टर उस दीवार से टकराने वाला होता है, तभी वहां एक तेज रोशनी आती है और सरजू उस ट्रैक्टर के साथ उस दीवार के अंदर चला जाता है। और दूसरी तरफ जब वो निकलता है तो वो हैरान हो जाता है। अरे अरे, मुझे कुछ नहीं हुआ। भगवान भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया।
मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं तो दीवार में घुस गया था। तभी उसकी नजर पड़ती है कि वो किसी और दुनिया में पहुंच गया है। वो दुनिया बहुत ही सुंदर थी। वो जगह जहाँ बहुत सुंदर सुंदर जीव जंतु रहते थे। अरे ये कहाँ आ गया मैं? कितनी सुंदर जगह है, वाह। सरजू ट्रैक्टर से उतरकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और देखता है कि वहाँ बहुत बड़े बड़े फूल पौधे, पेड़ और वहाँ के पत्थर भी ऐसे चमक रहे थे कि जैसे कोई हीरा हो। सरजू धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी उसकी नजर पड़ती है कि सामने एक बहुत विशाल सोने का अंडा है। अरे मरी मैया, ये क्या है? इतना बड़ा अंडा, वो भी सोने का। सरजू के मुंह में पानी आ जाता है और तुरंत सरजू उस सोने के अंडे को हिलाने का प्रयास करता है, लेकिन वो अंडा टस से मस नहीं होता। फिर उसको आइडिया आता है। वो अपने ट्रैक्टर को अंडे से बांधकर खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वो अंडा इतना भारी होता है कि ट्रैक्टर से खींचा ही नहीं जाता। अरे ये कितना भारी अंडा है, लगता है मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। मुझे बिरजू की मदद लेनी चाहिए, उसके पास बड़ी गाड़ी है। सरजू तुरंत ट्रैक्टर में बैठ वहां से निकल के बिरजू के पास पहुंचता है और उसको सारी बातें बताता है। बिरजू कहता है, देख ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसका अंडा इतना बड़ा है वो कितना बड़ा होगा? सोच, अगर वो आ गया तो हम क्या करेंगे? अबे साले डरपोक, बड़ा बनने के लिए बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। तू हमेशा निगेटिव क्यों सोचता है रे? सोच, अगर इतना सोना हमारे हाथ लग गया तो सोचो हम कितने अमीर हो जाएंगे। बस जिंदगी भर बैठ कर खाएंगे। हाँ वो ठीक है, पर वो परवर कुछ नहीं। अब ज्यादा कुछ बोलेगा तो तेरे कान के नीचे 2 बजाऊंगा। अबे उल्लू, पूरी बात तो सुन लिया कर। मैं कह रहा हूँ कि उसको लाएंगे कैसे? ओ उप्स, सॉरी। देख, मेरा ट्रैक्टर तो उस अकेले को नहीं ला सकता। तेरा फायर ट्रक को भी मुश्किल होगा। तो एक काम करते हैं, मेरे ट्रैक्टर और तेरे फायर ट्रक को मिलाकर एक जॉइंट फायर ट्रक बनाते हैं, जिसमें उस सोने के अंडे को आसानी से ला सकते हैं। दोनों मिलकर ट्रैक्टर और फायर ट्रक को मिलाकर एक जॉइंट फायर ट्रक बनाते हैं और अगले ही दिन दोनों उस दीवार के पास पहुंचते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं और जल्दी से उस सोने के अंडे के पास जाकर रस्सी से बांध देते हैं और उस विशाल सोने के अंडे को खींचते हुए बाहर आ जाते हैं और जल्दी से अपने घर के पास जाकर उसे एक बहुत बड़े कपड़े से ढक देते हैं। इधर उस सोने के अंडे की माँ अपने अंडे को वहां ना पाकर जोर जोर से चिल्लाती है। तभी उसकी नजर नीचे फायर ट्रक के टायर के निशान पर पड़ती है और वो उसका पीछा करती है। उस निशान का पीछा करते करते वो सरजू बिरजू के गांव पहुंचती है और अपने अंडे को तलाश करती है। वो इतनी विशाल रहती है कि उसके नीचे कुछ भी आता है तो वो कुचला जाता है, जिसे देख गांव वाले डर के भाग जाते हैं। वो पूरे गांव में तलाश करती है, लेकिन उसका अंडा उसे कहीं नहीं मिलता। तभी बिरजू की नजर उसके ऊपर पड़ती है। वो तुरंत भागते हुए सरजू के पास जाता है और कहता है, अरे सरजू, इस सोने की अंडी की माँ यहाँ आ गई है और इसे ढूंढ रही है। इतनी बड़ी है कि पल भर में पूरे गांव को बर्बाद कर सकती है। क्या कह रहा है यार? तू जल्दी जा और जॉइंट फायर ट्रक को लेकर आ। हम यहाँ से तुरंत कहीं चले जाते हैं और इसे बेच देते हैं। ऐसा बोलकर दोनों जॉइंट फायर ट्रक में अंडे को तुरंत बांधकर वहां से निकलते हैं। तभी अंडे की माँ की नजर उस फायर ट्रक पर पड़ती है और वो उसका पीछा करती है। इधर दोनों बहुत तेजी से फायर ट्रक को चलाते हुए गांव से बाहर आ जाते हैं और पीछे पीछे अंडे की माँ भी आती है। वो जंप करके ट्रक के ऊपर बैठ जाती है और फायर ट्रक को रोक देती है। अपने चोंच से वो हमला करने लगती है और सरजू बिरजू फायर ट्रक को तबाह होते देख उतरकर वहां से भाग जाते हैं और वो पूरे फायर ट्रक को तबाह कर देती है और वो कुछ ही देर में अपने अंडे को लेकर चली जाती है। इधर दोनों अपना सर पटक पटक कर रोते हैं, क्योंकि उनका जॉइंट फायर ट्रक तो गया और साथ साथ सोने का अंडा भी। घमंडी ट्रैक्टर वाला।
नारायणपुर में सोहन नाम का एक बहुत ही घमंडी ट्रैक्टर वाला रहता था। एक दिन सोहन अपने नौकर से बोलता है, अरे ओ रामू, मेरे इकलौते ट्रैक्टर को दुल्हन की तरह सजाना, आज पूरे गांव में घुमाना है। क्यों साहब, ट्रैक्टर के लिए दूल्हा ढूंढा है क्या? और ट्रैक्टर को छूने तो देते नहीं हो, तो क्या खाक सजाऊंगा? अरे बुड़बक, फूलों से सजाना है, अपने गंदे हाथों से नहीं। सोहन की बात सुन रामू ट्रैक्टर को पानी से नहलाकर सजाने लगता है। तभी एक बुजुर्ग किसान आता है। साहब, कल मेरे खेत से कटे हुए फसल को मंडी ले जाना है, ट्रैक्टर चाहिए कृपा करके। देखो काका, इस बार तो डबल पैसे लूंगा, क्योंकि लॉकडाउन में डीजल महंगे हो गए हैं। साहब, लॉकडाउन ने हमें कौन सी संपत्ति दे दी है, हम भी तो इसी गांव में रहते हैं। जाओ काका, ये साहब बस ट्रैक्टर को सजाने में ही पैसे उड़ाएंगे। काश इतना खर्च अपनी पत्नी में लगाए होते, छिपकली से अनारकली बन गई होती। तुमने कुछ कहा क्या? खाल उधेड़ लूंगा, बता देता हूँ। अब जाओ काका यहाँ से, डबल पैसे देना होगा तब अपना शक्ल दिखाना। इतनी बेइज्जती कर उस बूढ़े बुजुर्ग को भगा देता है। अगली सुबह मोहन नाम का एक किसान आता है। साहब, आपका ट्रैक्टर कब खाली है? हमें शहर मंडी लेकर जाना है। सोच समझ कर सौदा करना, डबल चार्ज लूंगा, वरना खरीद लो नया ट्रैक्टर। हाँ हाँ, सौदा खरा खरा ही करना मोहन भाई। ट्रैक्टर नहीं, लाल जी की लुगाई है, लुगाई। डफर, तुम्हारी जुबान ज्यादा चलने लगी है, क्या बड़बड़ा रहे हो? जबान काट के हाथ में दे दूंगा। कुछ नहीं साहब, मैं कह रहा हूँ इस लॉकडाउन में आप गरीब हो गए हैं और ट्रैक्टर को खाना भी नहीं मिल पाया है, तो लाजमी है डबल चार्ज करना। ऐसा मत कहिए साहब, आप भी जानते हैं इस पूरे गांव में आपके पास ही एकमात्र ट्रैक्टर है। हम गरीब किसान कहां से ट्रैक्टर खरीद पाएंगे? मेरे ट्रैक्टर की मांग कुछ ज्यादा ही है। इतने पैसे दे पाओगे तो रुको, वरना निकल जाओ यहां से। सोहन ट्रैक्टर को गांव में सजाकर घूमता रहता है ताकि गांव के लोगों को लालच हो। 2 दिन बाद मोहन का बेटा मोहित शहर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आता है। उसने देखा गांव के लोग एक ट्रैक्टर को लेकर परेशान हैं। पिताजी, आप सभी लोग लोन में एक एक ट्रैक्टर क्यों नहीं खरीद लेते हो? अरे बेटा, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? सारे खेत के कागजात तो उसी ट्रैक्टर वाले के पास गिरवी रखे पड़े हैं। ठीक है पिताजी, अब मुझे ही कोई तरकीब लगानी पड़ेगी। इंजीनियरिंग दिमाग वाला मोहित सभी गांव वालों को थोड़े थोड़े पैसे मिलाने को कहता है और उसे लेकर वह शहर जाता है और शहर से कबाड़ वाले के पास से सभी सामानों की खरीदारी कर शाम को गांव आता है। अरे बेटा, ये सब क्या है? पुराने ट्रक के टायर, इंजन, स्टीयरिंग, इन सब कबाड़ का तुम क्या करोगे? काका, अब समय आ गया है इस घमंडी ट्रैक्टर वाले को सबक सिखाने का। बस आप सब मेरा सहयोग कीजिए। बिल्कुल, हम सब साथ हैं तुम्हारे बेटा। तो चलिए, लग जाइए काम पर मेरे साथ। देखते ही देखते एक नया बड़ा ट्रैक्टर बनकर तैयार हो गया और बचे हुए पैसे के डीजल से पूरा टैंक भी भर गया। क्या बात है मोहन, तुम्हारा बेटा तो बहुत दिमाग वाला निकला। रातों रात ट्रैक्टर खड़ा कर दिया। बस अभी हवाई जहाज भी बना लेते तो अच्छा होगा। मैं छोटा इंजीनियर हूं काका, हवाई जहाज बनाने वाला नहीं। चलो, अब सभी लोग बारी बारी से अपनी फसल को शहर के मंडी तक पहुंचा लो। गांव वाले और मोहित की मदद से बने हुए ट्रैक्टर को वह घमंडी ट्रैक्टर वाला देखता रहता है और कहता है, गई भैंस पानी में। तभी तो कहते हैं, ज्यादा घमंड कभी कभी खुद को ही ले डूबता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।